नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ और संजीदा कथाकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी रैन बसेरा। सुषमा मुनींद्र जी जीवन से जुड़ी हुई यथार्थवादी कहानियाँ लिखती हैं। यही कारण है कि वो अपने पाठकों और श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जब तक आदमी गड़ा नहीं खाता अकल ठिकाने नहीं आती। गड़ा खाने का अर्थ है कोई ध्वंस या क्षति का होना। सच ये भी है कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए एक नियत और निर्धारित तापमान देना होता है, या कि ये कहें उफान अपनी हद पार कर लेने के बाद ही बैठता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। सच ये भी है कि तूफ़ान का गुजर जाना अच्छा होता है। तूफ़ान के गुजरने के बाद शांति का आलम होता है, जबकि तूफ़ान का उमड़ते घुमड़ते रहना एक किस्म की बेचैनी, आशंका और भीति जगाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। आपकी पत्नी तानी के प्रकरण में एक चरम की स्थिति निर्मित करनी होगी। चरम स्थिति आत्मविवेचना का कारण बनती है। तूफ़ान का आना इस दृष्टि से ठीक होगा। आप दोनों के मध्य सोच की दिशा खुलेगी कि आगे क्या और कैसे करना है। मनोरोग चिकित्सक की मध्य खोपड़ी में केश नहीं है। इस क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने बाईं कनपट्टी के पास के केशों को बढ़ा लिया है और उन्हें खलवाट स्थान पर बिछाते हुए दाईं कनपट्टी की ओर पलटा लेते हैं। वे इन केशों पर जब तब हथेली फेर उन्हें अपनी जगह पर तरतीब से जमे रहने के लिए आगाह करते रहते हैं। केशों को हथेली से पटियाते हुए चिकित्सक अपनी बात कई तरह से समझाते रहे थे और यशस्वी को अपनी किसी मित्र की कही गई बात याद आ रही थी कि 3rd क्लास विद्यार्थी अधिक अच्छा शिक्षक साबित होता है। वो विषय को कई तरह से समझाता है। वो जानता है कई तरह से समझाई गई बात औसत या निम्न औसत विद्यार्थियों को भी समझ में आ जाती है, वास्तव में, क्योंकि वो इस दौर से गुजरा हुआ होता है। ये चिकित्सक अवश्य तृतीय श्रेणी विद्यार्थी रहे होंगे, या कि मानसिक चिकित्सा का क्षेत्र ऐसा है जहाँ नब्ज देखने, पर्चे में घसीटा लिखावट से 2-4 दवाइयों के नाम लिख देने मात्र से काम नहीं बनता है। चिकित्सक आगे कहने लगे थे, मनोव्याधि उपचार के लिए एक लंबा समय लेते हैं। इस अवधि में रोगी इस कदर खुल जाते हैं कि सब कुछ स्पष्ट, सुलझा हुआ और पारदर्शी हो जाता है। तानी का प्रकरण कुछ भिन्न है। वे सब कुछ समझते हुए भी समझना नहीं चाहती है। अब एक प्रयोग आपको करना होगा। आपने बहुत धैर्य दिखाया है, वैसे तानी ने भी अच्छा सहयोग दिया है, पर उन पर यह दबाव अधिक रहा कि आप ऐसा चाहते थे। वैसे तो हम एक दूसरे की बातें गोपनीय रखते हैं, पर इस प्रकरण में कुछ बातों का खुलासा करना पड़ेगा। एक बात बताऊं, तानी को आपसे कोई शिकायत नहीं है। यह ज़रूर है कि आपकी सज्जनता की सराहना करते हुए भी आपको मन से स्वीकार नहीं कर पाई है। बलभद्र गोस्वामी नाम के होम्योपैथ चिकित्सक, जो कि अब भी अविवाहित हैं, से विवाह करना चाहती थी, जो कि हो नहीं सका। विद्रोह स्वरूप ही मायके उतना ही जाती है जितना आवश्यक होता है, और आपसे उतना ही संबंध रखती है जो आवश्यक है। वो अपने जड़ व्यवहार के लिए खुद को दोषी भी पाती हैं। कहती हैं उन्हें सहज बनाने की आपकी दयनीय कोशिश को देखकर उन्होंने कई बार अपनी जड़ता से बाहर आ जाना चाहा, पर आ नहीं पाई। मैं जानता हूँ सर, ऐसा कुछ है जिसे हासिल न कर पाने की निराशा उसे जीने नहीं दे रही है। वो अपने दायित्व निभाते हुए भी किसी एक अलग संसार में जीती है। यहाँ तक कि मैंने उसे कभी बिट्टू तक को ममता से डूब कर प्रेम करते नहीं देखा, जैसे बिट्टू से भी उसे अपने उस अंदरूनी संसार के नष्ट हो जाने का खतरा हो। ये एक असहज स्थिति है। इस स्थिति से जूझना होगा। मैंने आपके धैर्य और सुलझे दृष्टिकोण को देखते हुए ही इतना कुछ बताने का निश्चय किया है। कभी कभी वार न करना या हल्के वार करने से एक भरपूर वार करना उपयुक्त होता है। आप अपनी पत्नी से स्पष्ट कहें, यदि वे चाहती हैं तो आप उन्हें मुक्त कर देंगे। यद्यप उनकी बातों से लगता है आपको छोड़ना नहीं चाहती हैं। आप उन्हें समझाएं एक सार्थक जिंदगी को निरर्थक तरीके से जीने से बेहतर है वे उस अर्थ को पालें जिसे पाना चाहती हैं। स्पष्ट स्थिति अस्पष्ट स्थिति से कष्टकर हो सकती है, पर बंद दरीचों को खोलती भी हैं। आघात के बाद ही बंद जोड़ खुलते हैं। तूफान आते हैं, चले जाते हैं, पीछे शांति छोड़ जाते हैं। मानसिक अस्वस्थता विकट होती है,
चिकित्सक एन सामने बैठे यशस्वी के चेहरे को पुस्तक की तरह पढ़ रहे थे। मैं आपके परामर्श पर अमल करूंगा सर। कोई निर्णय होना चाहिए, अन्यथा एक दिन मैं भी मानसिक रोगी हो जाऊंगा और आपकी शरण में आऊंगा। यशस्वी कुर्सी के हत्थों पर दोनों हाथों से जोर डाल कुर्सी तनिक पीछे खिसकाकर उठ खड़ा हुआ था। निराश ना हो, सब ठीक होगा। चिकित्सक ने एक बार फिर बड़े एहतियात से केशों पर हथेली फेरी थी। यशस्वी को चिकित्सक से कुछ और बातें ज्ञात हुईं कि तानी का मायके न जाना या बहुत आवश्यक हो तभी जाना द्रोह का अव्यक्त तरीका है, कि तानी उसे सफ़ेद शर्ट में देखना पसंद करती है क्योंकि सफ़ेद शर्ट बलभद्र गोस्वामी को पसंद है, कि बिट्टू को होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिलाती है क्योंकि वो होम्योपैथ चिकित्सक इस पद्धति को सुरक्षित सिद्ध करता है। ओह, यहाँ तो जैसे तानी नहीं बल्कि उसकी प्रतिछाया रह रही है। छाया का रहना ना रहना एक बराबर है। इस बेआवाज़ जिंदगी और मौत में थोड़ा सा फर्क होगा बस। निर्णायक स्थिति निर्मित करनी होगी। निर्णय शीत युद्ध में नहीं, आमने सामने की लड़ाई में होते हैं। उसे एक तूफान रचना होगा। जो भी टूट फूट होगी उसकी क्षतिपूर्ति वो किसी प्रकार कर लेगा, पर विगत 5 वर्षों में घर में छाई रहने वाली जड़ता अब समाप्त होनी जानी चाहिए। इस जड़ता ने घर को एक पिरामिड या मीनार बना डाला है। मीनार कितनी ही अद्भुत और दर्शनीय हो, उसमें रहा नहीं जाता, और पिरामिड भले ही दुनिया का एक आश्चर्य हो पर उसमें जीवन नहीं होता। इस घर को एक तूफान से गुजरना ही होगा। जड़ता भंग होगी, हलचल मचेगी, फिर शांति। इस पार या उस पार, पार न लगने की दुस्सह स्थिति अब उसे दहशत में डालने लगी है। इन 5 वर्षों से तानी ने यशस्वी को वो सब दिया है जो औसत पत्नी देती है, यथा 3 वर्षीय पुत्री बिट्टू, अच्छा भोजन, साफ सुथरा घर। संपूर्ण गृहस्थी और सफल दाम्पत्य को दर्शाने के लिए किए गए ये सारे उपक्रम नितांत निष्क्रिय और निस्संग लगते रहे हैं। अब यशस्वी तानी को कुछ सीधे सरल शब्दों में समझा देना चाहता है कि दाम्पत्य को चलाने के लिए इन कुछ अलिखित अघोषित फार्मूलों के अतिरिक्त भी कुछ चाहिए, अन्यथा करोड़पति घरानों में पति पत्नी के मध्य संबंध विच्छेद, मतभेद, ठंडापन, अलगाव इस तेजी से न व्याप रहा होता। अच्छे वस्त्राभूषणों में तानी की भरी भरी देह तो खूब सजती है, पर चेहरा जैसे किसी कलात्मक मूर्ति का पाषाण मुख। मूर्ति में फिर भी शिल्पी भाव भरने में सफल हो जाता है, पर यशस्वी ने तानी के मुख पर कभी कोई भाव आते जाते नहीं देखे। ऐसे में तानी की माँ का कथन, यश, तानी इतनी बातूनी है कि रात में भी बोलती रहे और तुम्हें कानों में रुई डालकर सोना पड़े तो अचरज न करना, यशस्वी को अचरज से भरता रहा है। वो इन जमा 5 वर्षों में तानी की कुछ आदतों में से एक ये आदत जान गया है कि वो नपा तुला खाती है और नपा तुला बोलती है। खाने और बोलने में उसका नियंत्रण गजब का है, जबकि पति पत्नी को तन से नहीं मन से भी एक हो जाना चाहिए। तब इस तरह का नियंत्रण ऊब और पस्ती पैदा करता है। उसने तो सुना है साथ रहते हुए पति पत्नी के विचार और स्वभाव ही नहीं बल्कि चेहरे भी एक दूसरे से मिलने लगते हैं। पता नहीं इस बात में कितना दम है। 1 वर्ष को आया तानी के उपचार को। यशस्वी को आशा तो न थी तानी मनोरोग चिकित्सक के पास चलने को तैयार होगी, पर वो उसी तरह उसकी ये बात मान गई जैसे कि अन्य बातें। बहस तर्क प्रतिकार करना इस स्त्री को नहीं आता। व्यवहार का धुर सधापन घातक होता है। इस घर को तूफान से गुजरना होगा। चरम स्थिति मनुष्य को आत्मविवेचना के लिए प्रेरित करती है। रात्रि के 9 बजे हैं। बिट्टू नित्य की भांति सो चुकी है। यशस्वी रात का खाना 7:15 बजे खा लेता है, सो खा चुका है। उसके कारण तानी ने भी ये आदत डाल ली है। कभी कह चुकी है, आप तो जैन बन गए हैं, दिन डूबने तक खाना खा लेते हैं। तुम्हें भी जैन बना डाला। यशस्वी चाहता रहा है इस तरह के जुमले सुनने को मिलें, जो कि दुर्लभ है। रोज की तरह ही उन दोनों ने DD 1 पर हिंदी समाचार सुन टीवी बंद कर दिया और एक एक पुस्तक लेकर बैठ गए। दोनों को जल्दी नींद नहीं आती। यशस्वी आज तक नहीं जान पाया तानी कब सोती है कब जागती है। कई बार वो जागता रहता है और तानी गहरी नींद में सोई मिलती है, और कई बार जब उसकी नींद खुलती है तो तानी स्टोर या रसोई में चूहे मारती मिलती है। दिन भर बिल में घुसे रहने वाले मूषक राज रात में अपने फार्म में होते हैं और तानी झाड़ू लिए पीछे पीछे। वो अब तक कई चूहे चूहियों को मार चुकी है।
रात में उठ चूहे मारना नींद न आने का कारण है या गृहस्थी के सामानों की हिफाजत की मंशा, ये यशस्वी को नहीं मालूम। तानी की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यशस्वी को न मालूम होते हुए भी मालूम हैं या मालूम होते हुए भी मालूम नहीं हैं। क्या पढ़ रही हो तानी? मानस का हंस, अमृतलाल नागर की पुस्तक। अच्छा बताओ, तुलसीदास द्वारा रत्नावली का त्याग ठीक था या नहीं? ठीक भी था और नहीं भी। कैसे? ठीक इसलिए कि मन ना मिले या कोई दरार आ जाए तो साथ रहने का कोई अर्थ नहीं बचता। गलत इसलिए कि दरार पाटने का प्रयास किया जाना चाहिए था। संबंध एक झटके से नहीं टूटा करते। किसी की कही गई कोई एक बात इतना प्रभावशाली नहीं बना दी जानी चाहिए कि बाकी बातें अपना प्रभाव खो दें। तुम शायद ठीक कहती हो, पर जब आस्था, निष्ठा, विश्वास समाप्त हो जाए तो फिर संबंध बोझ बन जाते हैं, नहीं क्या? तानी की तरफ से मौन छाया रहा। छोड़ो इस विवेचना को। ये बताओ, उपचार से कुछ लाभ हुआ? मैंने पूछा। रोग ही क्या था? आपकी जिद थी इसलिए चिकित्सक के इतने चक्कर काटे। वो जरूरी था। कभी कभी मनुष्य जान नहीं पाता उसे कोई रोग है, पर होता है। मनोरोग अपना ही पाला हुआ रोग होता है। मनुष्य अपने को किसी कोकून में कैद कर लेता है, अवसाद से बुरी तरह घिर जाता है और अपनी ज़िंदगी के बहुत कुछ अच्छे लम्हे गंवा देता है। वो जानना नहीं चाहता कि कोकून के भीतर एक संसार है तो उससे बाहर भी एक संसार है, भीतर के संसार से बड़ा, व्यापक और सुंदर। नहीं, मुझे इस तरह का कोई अवसाद नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर तुम्हारी ये निर्लिप्तता, तटस्थता, निसंगता क्या ठीक है? तुम ठीक होती तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास क्यों ले जाता? तानी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें चिकित्सक ने बताई हैं, कुछ मैं दुनियावी अनुभवों से जान गया हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम भाप लेते हैं। मुझे लगता है तुम्हें बलभद्र गोस्वामी के पास लौट जाना चाहिए। मन को मारकर कोई कब तक जिए और खुद को भरमाए? यशस्वी का ये अप्रकंपित स्वर घर में पसरी पड़ी जड़ता से अधिक जड़ और पति पत्नी के बीच के ठंडेपन से अधिक ठंडा था। इधर तानी इतनी जड़, ठंडी, ठहरी हुई और उदास इन 5 वर्षों में कभी नहीं रही जितनी कि इस 9 और 9:30 के बीच के समय में हो गई। हाथ में पकड़ी पुस्तक अपने पन्ने फड़फड़ाती हुई स्वतः बंद हो गई और इसके हाथ से फिसल कर फर्श पर जा गिरी। चेहरा स्याह, और यशस्वी ने पहली बार जाना तानी के पाषाण मुख में कोई भाव भी परिलक्षित हो सकता है। मानो मनोविज्ञान सचमुच बड़ा गूढ़, विचित्र, दुर्बोध और जटिल होता है। इन 5 वर्षों में तानी निरंतर चाहती रही है। यशस्वी उसकी तमाम तटस्थता, ठंडेपन, निसंगता से एक दिन आजिज आ जाए और कह दे, तानी बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूँगा, मैं तुमसे मुक्त होना चाहता हूँ। इतना सुनकर वो हर्ष से जोर की एक चीख मारे और दौड़ लगाकर पन्नीलाल चौराहे की खुली सी जगह में स्थित गोस्वामी होमियो हॉल में बैठे मरीजों से घिरे बलभद्र के ऐन सामने जाकर खड़ी हो जाए। लो, तोड़ डाली मैंने समाज की ऊंची ऊंची दीवारें। पर कमाल का निकला उसका पति कि उसके तमाम उचित अनुचित व्यवहार को अनदेखा करते हुए उसके साथ मज़े में रह जा रहा है, बल्कि उसकी खीज, उकटाहट, चिढ़ को जैसे और अधिक उकसाने के लिए मौके बेमौके पूछता रहता है। तानी, कुछ परेशान सी रहा करती हो, तबीयत ठीक नहीं? माँ की याद आ रही है या कि इस बिट्टू रानी ने थका डाला? खुश रहा करो यार, तुम खुश नहीं रहती हो तो ऑफिस के कामों में मेरा मन नहीं लगता है। हाँ, तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत हो तो बता देना। तुम्हारे ये प्राणनाथ कुछ इस कदर सीधे और भोले हैं कि तुम क्या चाहती हो बिना बताए नहीं जान पाएंगे। वो कहना चाहती रही है, मेरा बचकाना व्यवहार और आचरण चीख चीख कर कहता है कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, फिर भी आप नहीं जान पा रहे हैं। हद है। ये अलग बात है, भीतर की पूरी ताकत और पूरा जोर लगाकर भी कभी कह नहीं पाई, और आज कहने का मौका मिला है तो वो इस कदर निढाल और थकी हुई हो आई है जैसे ये एक दुस्सह स्थिति है। वो इस स्थिति का सामना कर पाने की स्थिति में नहीं है। वो यशस्वी को इस तरह भौचक हो निहार रही है जैसे अब तक ये स्थान खाली था और अचानक ही एक चेहरा उगाया है जो कि उसका पति का है। सुनने में विचित्र लगता है, पर तानी, ये तुम्हारे लिए भी ठीक होगा और मेरे लिए भी। तुम कब तक अपनी इच्छा को मारकर जीती रहोगी और मैं कब तक उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जिस दिन तुम सुखी, संतुष्ट, सामान्य दिखोगी?
वो ऊष्मा, शीतलता और एक भीग जाने वाला एहसास मुझे भी चाहिए, जब मैं सोच पाऊँ कोई एक ऐसा है जो पूरी तरह मेरा है, सुख दुख में साथ चलने वाला। मैं तुमसे शिकायत नहीं करता, फिर भी बिना लगाव, आस्था, निष्ठा के सामाजिक बंधन नहीं चला करते। चलते हैं तो सहज, सरल और समतल नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरह से जीने का हक है। हम खुद को एक दूसरे पर थोप कर अपने और एक दूसरे के प्रति अन्याय ही करेंगे। यशस्वी को नहीं मालूम था वो अपनी बात को इतनी सहजता से कह सकेगा। कह गया तो उस कह डालने पर उसे थोड़ा अचंभा अवश्य हुआ। मैं ठीक हूँ, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। सच कहूँ तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती। चिकित्सक ने मुझे गोपनीयता का विश्वास दिला, गोपनीयता भंग की, ये मुझे बुरा लगा है। तानी को नहीं मालूम वो कैसे बोल पा रही है। चिकित्सक ने गोपनीयता भंग की क्योंकि अंतिम विकल्प यही बचता था कि मैं सीधे तुमसे बात करूं। चिकित्सक के लिए तुम गलत भाव न रखो। उन्होंने यह भी बताया कि मुझसे कोई शिकायत नहीं है तुम्हें, पर एक इस आधार पर तो साथ नहीं रहा जा सकता ना। दाम्पत्य किसी खाना पूर्ति का नाम नहीं। गहराई और गर्माहट होनी चाहिए संबंधों में, और जब ये हो ही नहीं सकता तो मैं तुम्हारा सुख तलाशने से तुम्हें नहीं रोकूंगा। यशस्वी अपने निकट सोई नींद में डूबी बेखबर बिट्टू के भाल पर छितरा आए वर्तुल केशों को तर्जनी से सहेजने लगा, जैसे दर्शाना चाहता हो उसके लिए एक ये सहारा बहुत होगा। तानी अब भी भौचक है, पति के चेहरे को ऐसे निहार रही है जैसे आज से पहले देखा नहीं। आज आप ये क्या लेकर बैठ गए? आपके सोने का समय हो रहा है, सो जाइए। मैंने चिकित्सक को क्या और कितना बताया मुझे मालूम नहीं है, जैसे एक सम्मोहन था या आत्मविस्मृत। चिकित्सक की बातों ने मुझ पर कुछ ऐसा ही प्रभाव डाला था। वे गोपनीयता भंग कर आपको परेशान करेंगे मैंने नहीं सोचा था। मैं सचमुच आपको कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ, फिर भी तुम इतना तो मानोगी कि अब तक तुम एक दिखावा करती रही हो, भले ही मेरी मान रक्षा के लिए ही। दिखावे का प्रभाव एक ना एक दिन नष्ट होता ही है, और चिकित्सक को तो तुम बिल्कुल दोष ना दो। मुझे तुम्हारी परेशानी का अनुमान था, उन्होंने तो बस पुष्टि की है। तानी चुप। इस वक्त उसके पास सचमुच ही कुछ कहने को नहीं है। वो तो जैसे एकाएक दृश्य से अदृश्य हो जाना चाहती है। उधर चूहे बिलों से निकलकर स्टोर और रसोई में कब्जा जमा चुके थे। उनकी खटर पटर से जैसे तानी को उस दृश्य से भाग छूटने का अवसर मिल गया। चूहे हैं, देखती हूँ। तानी झपटती हुई सी चली गई। तानी का इस तरह बीच में उठकर जाना यशस्वी को बुरा लगता यदि पहले ऐसा न हुआ होता। वो जानता है तानी कुछ इस तरह से बेचैन और अस्थिर है कि वो कभी भी किसी काम को करने लगेगी या हाथ में लिया काम अधूरा छोड़ देगी या अचानक विषयांतर कर देगी, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना भाव से। वो दृश्य से उपस्थित होकर भी उपस्थित नहीं होती। यशस्वी कुछ देर तक तानी की प्रतीक्षा करता रहा, फिर बिट्टू की बगल में ढहते हुए आंखें मूंद ली। तानी चूहों के बहाने वहाँ से हटी ही इसीलिए थी कि उसे जल्दी नहीं लौटना था। वो बड़ी देर तक झाड़ू और लाठी से ठक ठक करती रही, फिर कमरे में आई तो इस आशा से कि यशस्वी अब प्रकरण को नहीं उठाएगा। लीजिए, एक चूहा मैंने मार गिराया। चूहा क्या था, बिल्ली के बराबर डील डॉल था। जानते हैं, ये चूहे और गिरदान मतलब गिरगिट भागते बहुत तेज हैं, पर इनकी जान में कोई दम नहीं होता, एक बार में ही चित्त होने लगते हैं। तानी बेचैनी में ये सब बोल रही या यशस्वी के सो चुकने की जांच कर रही है, यशस्वी समझ नहीं पाया। जानता है तानी बहुधा प्रसंग बदलकर कोई ऐसी नई बात छेड़ देती है जिसका अब तक हो रही बातचीत से कोई तालमेल नहीं बैठता। शायद दर्शाना चाहती हो कि वो जो भी बात करता है उससे उसका कोई सरोकार नहीं रहता। यशस्वी कुछ न बोला तो तानी वापस पलटी और साबुन से अच्छी तरह हाथ धोती रही और फिर आकर अपनी बिछावन में लेट गई। संवाद सूत्र बिखर चुके हैं, पर यशस्वी को जो कहना था वो कह चुका है। आगे जो करना है वो तानी को करना है। तानी ने एक नज़र यशस्वी पर डाली और फिर वातायन से झांकते आसमान के नीले टुकड़े को देखने लगी। वो भी आकाश की भांति एक विराट शून्य होती तो अच्छा होता, भीतर बाहर से खाली, न संवेग आवेग, न आशा निराशा, न इच्छा अनिच्छा। वो पेड़, पक्षी, बादल, नदी, तारा, बीहड़ कुछ भी होती, बस मनुष्य ना होती। सारे खटराग मनुष्य के जीवन में ही आते हैं, क्या करे वो। आज वो स्थिति आ गई है जिसकी उसे 5 वर्षों से प्रतीक्षा थी
और अब लग रहा है ये स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, जैसे इस स्थिति के आने की प्रतीक्षा करते हुए भी चाहती थी कि ना आए। चिकित्सक ने ठीक ही कहा था, तूफान को आने दो, उफान को उसकी सीमा तक उठने दो, बर्फ को पिघलने के लिए अपेक्षित तापमान दो, वार एक हो पर भरपूर हो। कुछ खोने की स्थिति बनने पर ही व्यक्ति समझ पाता है वो इसे खोना चाहता है या नहीं। तूफान, उफान, भरपूर वार। तानी के भीतर के बंद पड़े दरीचों पर कोई दबाव पड़ रहा था। सदियों से जकड़े हुए जोड़ ढीले पड़ने को हैं। उसे आत्ममंथन की आवश्यकता महसूस होने लगी। चिकित्सक के साथ कितनी ही बैठक बेकार करने के बाद वो किसी प्रकार बता पाई थी कि उसका परिवार गोस्वामी होम्यो हॉल में अपना उपचार कराता था। वे लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट को सस्ता और सुरक्षित मानते थे। वो स्वयं डैंड्रफ, फॉलिंग ऑफ हेयर, एक्ने, पिंपल्स, जुखाम जैसी आम परेशानियों को लेकर जब तब होम्यो हॉल जाती रही थी। एक दिन उसने जाना, छोटी सी शीशी में बंद नन्ही सफ़ेद गोलियां दिल में बहुत गहरे उतर गई हैं। बलभद्र गोस्वामी अक्सर सफ़ेद शर्ट पहने रहता, क्योंकि वो सफ़ेद शर्ट में स्वयं को अत्यंत ताज़ा और चुस्त पाता है। जैसी बहुत सी बातें वो जल्दी ही जान गई थी। उसके पिता बलभद्र की योग्यता, मृदुता, एकाग्रता की सराहना करते तो मुग्ध हो जाती। फिर जब बलभद्र उसका हाथ मांगने उसके घर आया तो उसके पिता ने बलभद्र का बहुत अपमान करते हुए सिद्ध कर दिया था। बलभद्र इस होम्यो हॉल के असली मालिक जो अब नहीं रहे थे, तथा जो बड़े डॉक्टर साहब कहे जाते थे, का पाला पोसा अनाथ लड़का है। उसका जाति, कुल, गोत्र किसी को मालूम नहीं है। बड़े डॉक्टर साहब द्वारा अपना नाम और पहचान देने के बाद भी वो अनाथ है, क्योंकि अनाथ जीवन भर अनाथ रहता है, अपने पैरों पर खड़ा हो तो भी। उसके पिता को होम्योपैथी में खोट ही खोट नज़र आने लगी थी और वो जीते जी मर गई थी। ये है इस स्त्री की गुत्थी। चिकित्सक कुछ देर अपने केशों पर हथेली फेरते रहे थे। तो इसलिए आपके भीतर इतनी बेचैनी भरी है। इस बेचैनी के कारण ही आप प्रत्येक काम हड़बड़ी में और जल्दी से जल्दी निपटा देने के भाव से करती हैं। आपको कैसे मालूम? आपके पति से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर। ओह, आपके साथ आपके पति का व्यवहार कैसा है? अच्छा है, पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। इस प्रकरण को जानते हैं? जहाँ तक है नहीं जानते। आपको बलभद्र जी अपना सकते हैं? कह नहीं सकती। आप उनके साथ रहना चाहती हैं? कह नहीं सकती। अपने बारे में तो कह सकती हैं, फिलहाल सही गलत के सोच में न पड़ें। बचपन से जो संस्कार मिले हैं वो बंधी बंधाई लीक से बाहर नहीं जाने देते। तो फिर सब कुछ भूलकर उसी उत्साह से रहिए जैसा कि एक पत्नी को रहना चाहिए। चाहती हूँ पर रह नहीं पाती। क्यों? मन में उत्साह और उमंग बची नहीं तो कुछ हो ही नहीं पाता। भीतर का कोई कोना है जो असमय पीला पड़कर मुरझा गया है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोचती हूँ जिंदा क्यों हूँ, अब तक मर जाना चाहिए था। जीने का कोई मकसद नहीं। जिंदगी इतनी नाकारा और फालतू नहीं होती कि उसका कोई अर्थ ना निकले। प्रत्येक व्यक्ति किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप भी अपने पति, बच्ची और घर के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए आपके जीने का अर्थ है। आप ना होंगी तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। तानी बहुत देर तक आसमान के नीले टुकड़े को ताकती रही। सहसा लगा उसके भीतर की तहों में बहुत धीमे धीमे मथानी चल रही है। कितनी बार इच्छा हुई कि सब कुछ छोड़ छाड़ बलभद्र के पास चली जाए। एक बार तो बैग भी सजा लिया था, पर साहस नहीं कर पाई थी। कुछ ऐसा था जो उसे कमज़ोर बना रहा था। सामाजिक भय, पति की सामाजिक हैसियत, उसके खुद के संस्कार या निर्णय न ले पाने की अक्षमता, कुछ था। आज उसे शिद्दत से लग रहा है निर्णय के क्षण बड़े टेढ़े और अस्वाभाविक होते हैं। वो किसी भी निर्णय पर न पहुंचते हुए बल्कि निर्णयात्मक स्थिति से बचते हुए दिन गुजार देना चाहती थी। उसने अपनी ओर पीठ किए सोते हुए यशस्वी को निहारा। सांसों के आरोह अवरोह से खादी के सफ़ेद कुर्ते से ढकी यशस्वी की उठती गिरती पीठ दर्शा रही है कि वो सो चुका है। तानी उसकी पीठ को, सिकुड़े पैरों को, सिर के बालों को ठहरी हुई दृष्टि से देखने लगी। गजब का धैर्य और बड़प्पन है इस आदमी में। इतना कुछ जानने चेतने के बाद मात्र 2 शब्द कहना चाहिए था कि गेट आउट, और ये बड़े धैर्य और संतुलन से उसे सुख तलाशने की सलाह दे रहा है।
यशस्वी ने उससे कभी कोई विशेष अपेक्षा नहीं की और ना ही उस पर आम पतियों की भांति अपनी इच्छा, रुचि, पसंद और राय ला दी। इन खूबियों के कारण वो यशस्वी का मन ही मन सम्मान करती रही है, पर जुड़ाव, लगाव, राग जैसा भाव कभी नहीं महसूस किया। किंतु आज ये क्या हो रहा है? आज जब ये सब छोड़ने की परिस्थिति बन रही है तो भीतर कुछ कौंध रहा है। यही कि ना चाहते हुए भी वो इस शहर, इस घर, इस आदमी से किसी अज्ञात सीमा तक जुड़ चुकी है। इसे कार्यालय से लौटने में देर होती है तो कई बार द्वार झांक आती है। ये बात इतर है कि उसके लौटने पर चिंता या प्रसन्नता कभी व्यक्त नहीं करती। इसी आदमी के लिए तो गांव से चलते हुए सास ने कहा था, दुल्हन, ये लड़का बड़े दुख में पला है। 10 बरस का था तब इसके बप्पा नहीं रहे। तुम इसे कभी दुख मत देना, नहीं तो हमारी आत्मा कल्पेगी। ये तुम्हें बहुत सुखी रखेगा, क्योंकि यह किसी को दुख देना नहीं जानता है। यशस्वी ने उसे सचमुच ही कभी दुख नहीं दिया था, जबकि वो उसे दुख ही देती रही है। फिर तानी की दृष्टि गुड़ी मुड़ी होकर सोई पड़ी बिट्टू पर फिसलने लगी। सोता हुआ शिशु बहुत ही भोला और निर्दोष प्रतीत होता है। तानी को बिट्टू आज से प्रिय पहले कभी नहीं लगी। वो अपने भीतर की खीज, तड़प, निराशा, क्रोध इस निरीह पर खूब उतारती रही है और बिट्टू पिट पिटाकर रो कलप कर फिर उसकी गोद में घुसती रही है। शिशु के लिए माँ की गोद जैसा निरापद और आरामदेह कुछ नहीं होता। पुत्री को निहारते हुए उसे अपनी नानी की कही बात याद आई। औरत अपने जाए से अधिक प्रेम किसी को भी नहीं करती, यद्यपि उसकी नैया कोई पराया जाया अर्थात पति पार लगाता है। आज उसे ये बात बहुत गूढ़ और करीब लग रही है। उसे याद आया, बिट्टू घड़ी देखना नहीं जानती, फिर भी यशस्वी के कार्यालय से लौटने का समय उसे ज्ञात होता है। वो खिड़की की छड़ पकड़कर झूलती हुई शाम से बाहर झांकने लगती है। यशस्वी आते ही उसे गोद में ले लेता है और पूछता है, बिट्टू, सबसे अच्छा कौन? पापा। बिट्टू ताली बजाकर इस तरह किलकती है जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई है। उसे बिट्टू की ऐसी ही कई छोटी बड़ी नामालूम सी बातें याद आने लगीं। तानी ने लंबी सांस भरी। भले ही वो मूल्यांकन नहीं कर पाई, पर कुछ ऐसा है इस घर में जो उसे बांधता गया। बिट्टू की ओर से ध्यान हटा वो औचक सन्नाटे में डूबे शयन कक्ष और उसके प्रत्येक कोने कोने को बड़ी गहराई और अधीरता से देखने लगी। घर की एक एक वस्तु उसे याद आ रही है। रसोई में क्रम से सजे पर्लपेट के डिब्बे, जिन्हें वो खाली करती भरती रहती है, याद आए। याद आई लकड़ी की बड़ी सी अलमारी, जिसके लिए यशस्वी कहता है उसके पिता के ज़माने की है, इसलिए उसे बहुत मूल्यवान लगती है। याद आया एक छोटा सा गिरदान जो पता नहीं कहाँ से आ गया है और कला कक्ष में दीवान के बाजू में रखी साइड टेबल में सजे कुछ कलात्मक पत्थरों को अपना घर समझकर रहने लगा है। ट्यूबलाइट के प्रकाश से वहाँ आए कीट पतंगों को अपना आहार बनाता है और किसी को भी कोई क्षति न पहुँचाने के कारण आगंतुकों के आकर्षण का पात्र बना हुआ है। याद आने लगा आंगन के उस पार लगा पीपल का पेड़ और उस पर कभी कभी आ बैठने वाला उल्लू, जिसका स्वर सुनते ही उसका जी बैठने लगता है। बावजूद इसके कि वो मानती है कि वो सुख दुख, आशा निराशा, आनंद निरानंद के प्रपंच को छोड़ चुकी है। उसे घर की छोटी छोटी चीज़ें, यशस्वी की छोटी छोटी आदतें, बिट्टू के छोटे छोटे कौतुक याद आ रहे हैं। याद आया इस विवाह को ना करने की उसकी गुहार पर माँ ने समझाया था, तानी, तुम गलत सोचती हो कि वहाँ सामंजस्य नहीं बैठा पाओगी। अरे स्त्री तो इतने अधिक स्नेह और समर्पण से भरी होती है कि इंसानों की बात ही क्या, वो तो घर की दीवारों और छत से भी प्रेम करने लग जाती है। इतना कि सारा माया मोह मरने के बाद ही छोड़ती है। प्रति उत्तर में वो बहुत रोई चीखी थी। आज लग रहा है माँ ने शायद ठीक ही कहा था। वो अनजाने में इस घर की दीवारों और छत से प्रेम करने लगी है, इसीलिए मकड़ी के जालों और दीमकों की लंबी लकीरों को बड़ी सतर्कता से हटाती रहती है। हाँ, नहीं छोड़ पाएगी वो इस घर को और इस आदमी को। अब तक पछतावे में जीती रही है तो इसे छोड़कर अपराध बोध में जिएगी। बहुत कुछ है यहाँ जो किसी एक के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। स्नेह तंतु अनजाने ही उसे पकड़ते घेरते गए। समय दबे पांव अपनी चाल चलता रहा। बहुत कुछ बदला है इन 5 वर्षों में। वो भले ही खुद को अभी तक पन्नीलाल चौराहे के गोस्वामी होम्यो हॉल के सामने खड़ा पाती रही है, पर आज लग रहा है अनजाने में ही सही वो वहाँ से चलकर ऑफिसर्स कॉलोनी के कतारबद्ध ई टाइप के बंगलों में से E7 तक आ पहुँची है।
यशस्वी ने करवट बदली और कक्ष की छत पर टिकी तानी की दृष्टि अब चित्त लेट गए पति पर बिंध गई। 0 वाट की लाल रोशनी में वो यशस्वी का चेहरा भली प्रकार देख पा रही है। इस चेहरे को भूलना कठिन होगा। इस चेहरे को देखने की आदत पड़ गई है। इस आदत को झुठलाने का दावा आज खारिज लग रहा है। तूफान, उफान, वार, बर्फ, चिकित्सक का प्रयोग सफल होने को है। उधर भोर का तारा आसमान पर आ टिका और इधर तूफान थमने को है। उफान बैठ चुका है। भरपूर वार बंद पड़े जोड़ों को तोड़ चुका है। बर्फ पिघल रही है। सुबह तानी यशस्वी के उठने से पहले चाय बनाकर ले आई। ट्रे एक ओर रख अलसाए पड़े यशस्वी को झिझोड़ा। सुनिए, एक बार जहाँ रैन बसेरा कर लिया तो कर लिया। स्त्री इतनी आसानी से अपना घर नहीं छोड़ती। निकाल दी जाए वो अलग बात है। चाय ठंडी हो रही है। यशस्वी अप्रत्याशित स्फूर्त से उठ बैठा। कुछ है तानी के स्वर में जो पहले नहीं था। स्नेह, अपनत्व, अधिकार, कुछ है जो किसी के नितांत अपना होने को दर्शाता है। उसे केशों पर हथेली फेरते चिकित्सक याद आए। तूफान का गुजर जाना अच्छा होता है क्योंकि तूफान के बाद शांति होती है। यशस्वी ने एक गहरी मुस्कान के साथ चाय का प्याला थाम लिया। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई एक सारगर्भित और मनोवैज्ञानिक कहानी रैन बसेरा। उम्मीद है कहानी का मर्म आपको समझ में आया होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा और बेहतरीन कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।